नमस्कार, मैं मनोज जागलान एक बार फिर से आपके साथ लाइव हूं और हम पढ़ रहे हैं भूआकृति विज्ञान में हिमानी की स्थलाकृति जो है उसका पार्ट 2। ये आपको दोबारा से एक बार रिवीजन करवा देता हूं क्योंकि ये हमारे कुछ इन क्लासेस में समस्या आ रही थी, तो हम दोबारा से एक बार देख रहे हैं। ये पहले के लिखी हुई पीपीटी है, यानी कि क्लास पहले पढ़ा दी थी लेकिन इसमें टेक्निकल कुछ इशू रहा, उस वजह से हम इस क्लास को दोबारा से एक बार आपको बता रहे हैं और थोड़ा सा आपको समझ में आ जाए इसके लिए। देखो, सबसे पहली बात, इससे पहले की क्लास में हम हिमनद के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अभी जो हम बात करेंगे वो आपके इस वाले पोर्शन की बात करेंगे, पार्ट 2 की। तो देखिए, आप सबसे पहले हिमनदों का गतिशील होना। इंपॉर्टेंट सवाल ये होता है कि पहले ये माना जाता था कि हिमनद जो हैं वो गति नहीं करते हैं, हिमनद जो है वो गति नहीं करते हैं, तो ये माना जाता था। फिर प्रोफेसर ह्यूजी आए। प्रोफेसर ह्यूजी साहब पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये बताया कि हिमनद गति करते हैं। प्राचीन काल में माना जाता था कि हिमनद गति नहीं करते क्योंकि हिमनदों की गति इतनी मंद होती है कि वो महसूस नहीं होती, दिखती नहीं। इसलिए आपको याद रखना है, प्रोफेसर ह्यूजी स्विट्जरलैंड के व्यक्ति थे। ये प्रथम विद्वान थे जिन्होंने ये सिद्ध किया कि आपकी ग्लेशियर जो है वो गति करती हैं। इन्होंने कैसे सिद्ध किया? तो आर नामक एक ग्लेशियर था और उसमें इन्होंने खुट्टी लगा दी, और वो खुट्टी लगा दी तो इन्होंने 14 वर्ष बाद देखी, और 14 वर्ष बाद वो खुट्टी जो है जहां लगाई थी उससे 4200 फीट आगे चली गई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो ग्लेशियर जो है वो गति कर रहा है। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा, हिमानी की गति से संबंधित सर्वप्रथम किसने सिद्धांत दिया, या हिमानी की गति को सर्वप्रथम किसने सिद्ध किया? तो आपका आंसर रहेगा प्रोफेसर ह्यूजी। प्रोफेसर ह्यूजी जो थे वो पहले विद्वान थे जिन्होंने ग्लेशियर की गति को सिद्ध किया। उसके बाद आप अगली बात पे आ जाइए। इसके बाद एक विद्वान थे लुई आगासीज। लुई आगासीज ने ग्लेशियर की गति को सिद्ध करने के लिए एक ग्लेशियर में कुछ खुटियां लगा दी। ये खूब सारी खुट्टी लगा दी और इन खुटियों को लगा दिया। कुछ समय बाद जब इन खुटियों को देखा तो बीच वाली खुट्टी जो थी वो ज्यादा चली गई और किनारे वाली कम दूर गई। तो इससे इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि एक तो ग्लेशियर में गति होती है, किनारों में जो है उससे मध्यवर्ती भाग में ज्यादा गति होती है क्योंकि बीच वाली खुट्टी ज्यादा दूर चली गई, और एक इनकी जो खुट्टी थी जो इन्होंने सीधी गाड़ी थी और जब वो बाद में देखी गई तो झुकी हुई पाई गई। इसका मतलब होता है कि ऊपर वाले भाग में ज्यादा गति होती है बजाय तली के, बजाय तली के। तो एक ये भी हुआ कि तली की अपेक्षा सतह पर ज्यादा गति होती है। आपको बात बतानी है कि पहले विद्वान कौन थे जिन्होंने हिमानी की गति को सिद्ध किया? प्रोफेसर ह्यूजी और लुई आगासीज ने 3 निष्कर्ष निकाले। तो ज्यादातर इन दोनों का नाम एक साथ आ जाता है, आपको याद रखना है। इन्होंने बताया था कि गर्मी में सर्दी से ज्यादा गति होती है। तो फिर यह पता किया गया कि भाई ऐसा क्यों होता है? तो पता चला कि गर्मी में क्या होता है, दिन में बर्फ पिघलती है और रात में वो वापिस बर्फ में बदलती है। तो दिन में पानी, रात में बर्फ, तो ज्यादा स्थान घेरेगी और उससे दबाव पड़ता है, और दबाव के कारण गर्मी में ग्लेशियर ज्यादा गति करती है। विश्व में सबसे तेज गति करने वाले हिमनद ग्रीनलैंड में पाए जाते हैं, जो कई तो ऐसे हैं जो 20 मीटर प्रतिदिन गति करते हैं। विश्व का सबसे बड़ा हिमनद है बियर्ड मोर हिमनद, जो 1 मीटर प्रतिदिन गति करता है। 1 मीटर प्रतिदिन से कम गति करता है, ज्यादा तेज गति नहीं करता, लेकिन ये बड़ा है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखें हिमनदों की गति के कारण। हिमनदों में गति होती है क्यों भी? तो एक तो पर्वत के ऊपर जो बर्फ है उसको ग्रेविटी नीचे खींचता है, गुरुत्वाकर्षण बल नीचे खींचता है। एक दिन में जो पानी बना रात को वो वापिस बर्फ में बदलता है, तो वो स्थान ज्यादा घेरता है जिससे दबाव बढ़ता है और उससे आयतन में वृद्धि होने से बर्फ गति करती है। एक बर्फ में बाहर होता है और बाहर वाली वस्तु नीचे अपने आप आती है, ये आपकी बात है। जब हिमनद आगे बढ़ता है,
यानी कि बर्फ और जमती है तो उसे हिमनद का आगे बढ़ना, और जब हिमनद पिघलता है तो उसे हिमनद का पीछे हटना या निवर्तन कहते हैं। निवर्तन मतलब घटना, छोटा होना। याद रखें, जब हिमनद का अगला भाग पिघलता है तो इस क्रिया को अपअक्षरण या अवसान, दोनों शब्द एक ही हैं, इसका मतलब भी पिघलना होता है। ये आपके बात है। अब सवाल उत्पन्न आया, हिमनद के अपरदनात्मक कार्य। पहले यह माना जाता था कि हिमनद अपरदन करते ही नहीं हैं, बल्कि हिमनद तो पर्वतों को संरक्षण देते हैं। क्या देते हैं? संरक्षण देते हैं। लेकिन बाद में पता चला कि भाई बिल्कुल ग्लेशियर अपरदन करते हैं। यहां पे भी यही बात है। हिमानी के अपरदन से संबंधित दो प्रकार के विचार बताए जाते हैं। एक वर्ग यह मानता है कि ग्लेशियर चट्टानों को संरक्षण प्रदान करता है, मतलब ढक के रखता है, अपरदन करता ही नहीं है। विद्वानों का दूसरा वर्ग यह मानता है कि हिमानी अपरदन का सक्रिय कारक है, यानी कि हिमानी अपरदन करती है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? रेमजे एवं टिंडल। रेमजे एवं टिंडल पहले विद्वान थे, या विद्वानों का वो वर्ग है जो ये मानता है कि हिमानी अपरदन करती है। आपको याद रखनी है, हिमानी अपरदन चक्कर सिद्धांत किसने दिया? डी मार्तेन ने। डी मार्तेन फ्रांसीसी भूगोलवेता डी मार्तोनी या मार्तेन ने सबसे पहले हिमानी अपरदन चक्कर सिद्धांत दिया था। याद रखें। इसके बाद आपके अगली बात आ गई, हिमानी के अपरदन के रूप के हिमानी चट्टानों को काटती कैसे? सबसे पहले देखें आप, अपघर्षण द्वारा। अपघर्षण द्वारा मतलब जब हिमानी चलती है तो चट्टानों को घिसती है नीचे से, और जब चट्टानों को घिसती है तो उसको हम कहते हैं अपघर्षण। ये कह रहा है कि हिमानी में उपस्थित कंकड़ पत्थर जब तली में रगड़ते हुए चलते हैं तो वो रेगमाल की भांति काम करते हैं। दूसरा है उत्पाटन। उत्पाटन का मतलब क्या होता है? जैसे ये चट्टान है और सारी बर्फ यहां आ गई तो यहां इसे दबाव डालेगी, दबाव ऐसे, और ये पीछे से खुड़ के आ जाएगी। जब हिमानी चट्टानों को तोड़कर अपने साथ बाले जाती है, ऐसे ही तोड़ेगी, उसको उत्पाटन कहते हैं। एब्लेशन, अभी मैंने आपको बताया था, एब्लेशन का मतलब होता है पिघलना। हिमानी के पिघलने से होने वाला अपरदन क्या कहलाता है? एब्लेशन कहलाता है। ये आपके थोड़ा बहुत अपरदन करने में सहयोग देते हैं। विलेन का मतलब होता है घुल जाना। तो हिमानी में बहुत कम चीजें घुलेंगी क्योंकि टेम्परेचर कम होता है, और जब तापमान कम होता है तो वो गोलीकरण का कार्य करता नहीं है। और सनी घर्षण का मतलब होता है एक टुकड़ा दूसरा टुकड़ा, जब ये रास्ते में चलते हुए आपस में टकराएं तो ऐसा होता नहीं है, बहुत कम होता है। इसीलिए हमने लिखा है कि ये आंशिक अपरदन के कारक हैं। तो हिमानी कितने प्रकार से अपरदन करती है? 3 प्रकार से, अपघर्षण से, उत्पाटन से और अब्लेशन से। ये आपको पता रहना चाहिए। अब हिमानी द्वारा निर्मित स्थलाकृति आ गई। भाई बर्फ की नदी तो ऐसे चौरस होती है, और जब वो चौरस होती है तो वो कैसे काटती है? वो यू आकार में काटती है। वी आकार घाटी बनाएगी नदी, और यू आकार घाटी बनाएगी हिमानी। यू आकार घाटी पर्वतीय भागों में हिमानी ऐसी घाटियों में बहती है जिसके किनारे खड़े ढाल वाले और तली सपाट एवं चौरस होती है। इसे यू आकार घाटी कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। इंग्लैंड में रेडियन घाटी और यूएसए में योसेमाइट, इनका ढाल जो होता है वो अवतल होता है। इनका ढाल अवतल होता है। आपको पता है ऐसे ढाल होता है उसको अवतल कहते हैं, और ऐसे ढाल होता है उसको उत्तल कहते हैं। ये उत्तल ढाल होता है और ये आपका अवतल ढाल होता है। तो इसमें अवतल ढाल वाली घाटियां बनती हैं। समझ में आई बात? उसके बाद आप अगली बात पे जाओ, लटकती घाटी। इस लटकती घाटी का मतलब केवल इतना है, जैसे मान लो कोई भी आपकी हिमानी आ रही है, जैसे ये मुख्य हिमानी बह रही है और इधर से ये आपकी सहायक हिमानी आ रही है, और ये यहां से ऊपर से नीचे गिरेगी। अरे बर्फ के टुकड़े टूट टूट के नीचे गिरेंगे तो ऐसे लटकती हुई दिखाई देगी, इसलिए इसको कहते हैं लटकती घाटी। जब मुख्य हिमानी में सहायक हिमानी आकर मिलती है
तो सहायक हिमानी का तल मुख्य हिमानी से ऊंचा होता है। मुख्य हिमानी ये रहेगी, सहायक हिमानी ऊंची रहेगी। तो बर्फ ऊपर से नीचे गिरती है और सहायक हिमानी मुख्य हिमानी के ऊपर लटकती हुई दिखाई देती है, जिसे लटकती घाटी कहते हैं। इसे परपाती घाटी या निलंबी घाटी या बहिर्लंबी घाटी भी कहते हैं। इसके ये अलग अलग नाम हैं, आपको नाम याद करने। सर्क स्थलाकृति कौन बनाएगा? तो आपको बहुत आराम से बता देना, सर्क ऐसे, ये सरकने वाली जो बात होती है ये सर्क घाटी होती है। तो कोई भी हिमानी जब पर्वत को ऐसे काट देती है, आरामदायक कुर्सी के समान, आरामदायक कुर्सी के जैसे काट देती है, तो उसको हम सर्क कहते हैं। और जब देखो यहां गड्ढा बन जाता है तो इसका नाम होता है हिमगह्वर। हिमगह्वर मतलब हिम का गड्ढा। और जब ये गड्ढा जो है ये इसमें आपकी बर्फ पिघल जाती है, ये देखो ये पिघल गई, तो यहां पिघल गई तो आपकी कौन सी झील बन गई? टॉर्न झील। सवाल आएगा, टॉर्न झील का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? हिमानी के द्वारा। टॉर्न झील का निर्माण हिमानी के द्वारा किया जाता है। याद रखना, इस हिमागार हिमगर्त को जर्मनी में कार या कोरी कहते हैं, वेल्स में CWN कहते हैं, और स्कैंडिनेविया में बीटनेड कजलेड कहते हैं। और हिमवीदर सड़क के अंदर बारीक उद्गार, यहां दरार पड़ जाए, ऐसे दरार पड़ जाए, उस दरार का नाम होता है हिमवीदर। वर्ग श्रुंड सड़क के अंदर मोटी दरार, और ऐसे मोटी दरार पड़ गई तो उसका नाम होगा हम वर्ग श्रुंड। ये आपकी बात होती है। अब आप अगली बात पे आ जाओ। इतनी बात याद रखनी है, सर्क स्थलाकृति कौन बनाती है? हिमानी, बस। दूसरी याद रखनी है, सर्क में बनने वाली झील कौन सी होती है? टॉर्न झील। टॉर्न झील कौन बनाती है? हिमानी बनाती है। इतनी सी बात है। अब आपकी आ गई टॉर्न झील, हिमानी द्वारा निर्मित झील। याद रख लेना, ब्लेबरी टॉर्न झील का उदाहरण है। ब्लेबरी जो है वो टॉर्न झील का उदाहरण है। इतनी तो बात याद रखनी है, टॉर्न झील है ये सर्क के अंदर गड्ढा, जिसके अंदर बर्फ भरी रहेगी तब तक तो हिमगह्वर होगा, और जब वो बर्फ पिघल जाएगी तो आपकी क्या बन जाएगी? टॉर्न झील। तो आपकी टॉर्न झील बन जाएगी। ये आपकी हॉर्न या गिरिसार्न, हॉर्न या गिरिसार्न। एक तो सर्क बन गया इधर, एक सर्क बन गया इधर, तो दोनों तरफ जब ऐसे सर्क बन जाएंगे तो ये बीच वाला भाग ऊंचा उठा रह जाएगा। इसको कहेंगे हॉर्न, सींग की भांति। जब किसी पहाड़ी पर अनेक सर्क बन जाते हैं और वे निरंतर पीछे हटते जाते हैं तो पिरामिड जैसी नुकीली चोटी का निर्माण होता है, जिसे हॉर्न कहते हैं। माउंट एवरेस्ट एक हॉर्न का उदाहरण है। ये आपके सामने हॉर्न। स्विट्जरलैंड में मैटरहॉर्न और पैटरहॉर्न, ये दो आपके हॉर्न के एग्जाम्पल हैं। अब ये वाला आ गया अरेत। अरेत क्या होते हैं? पर्वतीय भागों में जब किसी पहाड़ी के दोनों ओर सर्क एक दूसरे की ओर खिसकते हैं और उनके मध्य का भाग अपर्दित होकर नुकीला हो जाता है, मतलब ऐसे नुकीला हो जाता है, तो उस नुकीले भाग को अरेत या तीक्ष्ण कटक कहते हैं। तो उस नुकीले भाग को क्या कहते हैं? अरेत या तीक्ष्ण कटक कहते हैं। जब अरेत की बारंबारता हो जाती है तो उसे कंगी नुमा स्थलाकृति भी कहते हैं। स्विट्जरलैंड में इसको क्या, कौन सा अरेत प्रसिद्ध है? फर्गुलेन अरेत। अरे दोनों तरफ से सर्क आए और बीच वाला भाग ऐसे कटाफटा बन गया तो उसका नाम होता है अरेत या तीक्ष्ण कटक, जिसका निर्माण आपके किससे होता है? जिसका निर्माण हिमानी से होता है। काम की बात इतनी है कि अरेत या तीक्ष्ण कटक कौन बनाता है? हिमानी बनाती है। स्विट्जरलैंड में आपका फर्गुलेन अरेत जो है वो विश्व प्रसिद्ध है। अगली बात पे आ जाओ। कोल। कोल या दर्रे का मतलब ये होता है कि एक सर्क इधर से बन जाए, एक सर्क उधर से बन जाए, दोनों पीछे हटते हटते आर पार हो जाए। आर पार, दोनों सर्क आर पार हो गए तो पहाड़ के आर पार रास्ता हो जाएगा। मतलब सीधी सी बात है, ईमानी का दर्रा, ईमानी का दर्रा जो होता है वो कोल कहलाता है। कोल। जब बर्फ अपना
पहाड़ को काट के आर पार कर देती है तो उसको कोल कहते हैं, और जब नदी करती है तो उसको अंदर्रा कहते हैं। इतनी बात है। सरंग और पुछ, इसमें जरूर थोड़ा सा आपको सोचने की बात है। जब इमानी के रास्ते में बेसाल्ट की चट्टान आ जाती है, बेसाल्ट थोड़ी कठोर चट्टान होती है, या ज्वालामुखी पलग या गांठ बाहर निकला होता है, तो जिस ओर से हिमनद आता है उधर ज्यादा अपर्दित हो जाता है, जिससे उबड़ खाबड़ ढाल का निर्माण होता है, जिससे सरंग कहते हैं। आपके सामने जिधर से आपका ग्लेशियर आएगा उधर वाला भाग ज्यादा उबड़ खाबड़ बन जाता है। देखो इधर से ग्लेशियर आ रहा है, ये उबड़ खाबड़ भाग बन गया, इसका नाम है सरंग, और आगे वाला भाग लंबा होता है, इसको पूछ कहते हैं। तथा जिस ओर हिमानी जाती है उस ओर मंद डाल वाला विस्तृत भाग बनता है, जिसे पूछ कहते हैं। अब सवाल क्या आएगा? सवाल आएगा हिमानी द्वारा हिमानी के अपर्दन द्वारा निर्मित उबड़ खाबड़ ढाल वाला भाग क्या कहलाता है? सरंग कहलाता है, पुछ कहलाता है। तो याद रखना, ये उबड़ खाबड़ ढाल वाला तो श्रृंग कहलाता है, और मंद ढाल वाला पुंछ कहलाता है। ज्यादातर यही पूछते हैं क्रैग एंड टेल किसके द्वारा बनाया जाता है, यही बात आपकी बात होती है। बेड पीठ शिला रोस मुटानो, ये हिमानी के समकोण पर बनता है। मतलब इधर से हिमानी आ रही है तो उसके आगे जो चट्टान होगी एकदम समकोण पे 90 डिग्री पे वहां बनेगा। दूर से देखने पर भेड़ की पीठ के समान दिखाई देती है, और इसका वर्णन सबसे पहले डी सासर महोदय ने किया था, इसलिए इसको आपको याद रखना है। रोस मुटाने नाम दिया था, डी सासर महोदय ने इसको रोस मुटाने नाम दिया था। ये आपके सामने रहा है ना, ये उत्पाटन से ऐसा ऐसा बन जाता है। रोच मुटाने नाम दिया था इसको। ये आपकी भेड़ पीठ शिला की बात थी। इसके बाद ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। हमने इतनी बातें बतानी थी, आगे की क्लास सही चल ही रही है, वहां से आप देख लेना। ये एक बार थोड़ी सी डिस्टर्ब थी क्लास, तो हमने इसको क्लियर कर दिया। ओके, आज के लिए फिर मिलेंगे।